दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। इतिहास के अंत हो जाने के जुमले के सहारे उदारवादी व्यवस्था के चिरायु होने की घोषणा कर देने के बाद दुनिया में फिर से वामपंथ की बयार बहती दिख रही है। बात चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो या फिर अर्जेंटीना, चिली, पेरू और मेक्सिको जैसे लातिन और मध्य अमेरिकी देशों की, सत्ता का वामपंथ की ओर बड़े पैमाने पर झुकाव का असर बाकी देशों में भी देखने को मिला है। कोलंबिया की हालिया राजनीतिक उठापटक भी इसी की मिसाल है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए। इस चुनाव के बाद मध्य व दक्षिण अमेरिका में वामपंथ के नए सिरे से उदय के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ऐसा पहला मौका है जब कोलंबिया में किसी लेफ्टिस्ट को जीत हासिल हुई है। इस चुनाव में वामपंथी नेता गुस्तावो पेट्रो ने दक्षिणपंथी रोडोल्फो हर्नांडेज को हराकर कोलंबियाई इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। हालांकि दोनों के बीच हार जीत का फासला लगभग 3% ही रहा, लेकिन लंबे वक्त से बढ़ती असमानता और हिंसा से जूझ रहे कोलंबिया में पेट्रो की जीत को हर्नांडेज की हार से कहीं अधिक अहम माना जा रहा है। इसलिए आज हम ये समझेंगे कि कोलंबिया के लिए चुनाव इतना खास क्यों है और लैटिन अमेरिका की भू राजनीति से इसका क्या संबंध है, और ये भी कि इस जीत से कोलंबिया के राजनीतिक समीकरणों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए सबसे पहले कोलंबिया को समझते हैं। दुनिया के नक्शे पर कोलंबिया दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। आबादी के मामले में यह इस महाद्वीप का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा देश है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित इस देश से भूमध्य रेखा इसके दक्षिणी छोर को छूते हुए गुजरती है। इस लिहाज से इस देश की आंशिक अवस्थिति दक्षिणी गोलार्ध में भी पड़ती है। उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा पनामा से, दक्षिण में इक्वाडोर और पेरू से, पूर्व में वेनेजुएला से और दक्षिण पूर्व में ब्राजील से लगती है। इसकी जलीय सीमा कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरस, जमैका, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक से लगती है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन इस देश से होकर बहती है। कोलंबिया के बीचों बीच स्थित राजधानी बोगोटा इसके प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में काम करती है। पेसो इसकी आधिकारिक मुद्रा है। 1819 तक इस देश पर स्पेन की हुकूमत थी। आजाद होने के 3 साल बाद 1822 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे कोलंबिया के रूप में मान्यता दी। 1823 में यूनाइटेड स्टेट्स ने यहां अपना एक डिप्लोमेटिक मिशन शुरू किया। तब के कोलंबियन फेडरेशन में मौजूद कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला और पनामा के क्षेत्र शामिल थे। 1830 में इक्वाडोर और वेनेजुएला इस फेडरेशन से बाहर हो गए। इस देश से जुड़ी एक और रोचक बात यह है कि इसके नाम को कई बार बदला गया। 1830 से 1856 के बीच इसे न्यू ग्रेनेडा, 1856 से 1863 तक ग्रेनेडाइन कन्फेडरेशन, तो 1863 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोलंबिया के नाम से जाना गया। इसके बाद 1886 में इस देश ने अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया रखा। फिर 1903 में पनामा इससे अलग हुआ और कोलंबिया अपने मौजूदा स्वरूप में आया। एंडीज पर्वत के पूर्व में स्थित ये देश खनिज संसाधनों के मामले में भी काफी समृद्ध है। यहाँ तेल के पर्याप्त भंडार होने के साथ साथ सोना, चांदी, पन्ना, प्लेटिनम और कोयले का उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता है। इसकी संस्कृति से यहाँ के लोगों के इंडिजिनस इंडियन, स्पेनिश और अफ्रीकन होने के संकेत मिलते हैं। लेकिन समय यहाँ के लोगों के लिए उदार नहीं रहा है। इस देश ने कई दशकों तक गृहयुद्ध की मार झेली है। कोलंबियाई गृहयुद्ध को समझते हैं। कोलंबिया की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति वैसी है नहीं जैसी दिखती है। लैटिन अमेरिका व मध्य अमेरिका के कई देशों में वाम विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन कोलंबिया की स्थिति और इसके संकट इन देशों से अलहदा है। कोलंबियाई राजनीति के पीछे का खिलाड़ी अमेरिका को बताया जाता है। यहाँ की कई सरकारें अमेरिकी सरकारों से प्रभावित रही हैं। यही वजह है कि बीते कई दशकों से इस देश ने मानवाधिकारों का हनन, ड्रग ट्रैफिकिंग और धोखाधड़ी जैसी समस्याओं को झेला है। यहाँ के ड्रग माफिया इतने मजबूत हैं कि वे अपने बूते यहाँ की सरकार को भी गिराने का मादा रखते हैं। यहाँ से अमेरिका और कई यूरोपीय देशों तक ड्रग का कारोबार होता है। ड्रग ट्रैफिकिंग का खात्मा करने के लिए कई सरकारों ने वादा किया, लेकिन ये वादे कभी पूरे नहीं हुए। इसका खामियाजा कोलंबिया की आवाम को भुगतना पड़ा। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक आंतरिक संघर्ष की वजह से कोलंबिया में 1958 से लेकर अब तक कम से कम 2,20,000 लोगों की जानें गई हैं। कोलंबिया की एक सरकारी एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल मेमोरी की माने
तो 1980 से लेकर 2012 के दौरान यहाँ लगभग 1982 बार नरसंहार की घटनाएं दर्ज हुई। इसमें से लगभग 1166 घटनाओं के पीछे दक्षिणपंथी अर्धसैनिक बलों का हाथ रहा, जबकि 343 घटनाओं के लिए वामपंथी विद्रोही समूह, 295 के लिए सरकारी सुरक्षा बल और बाकी के लिए कुछ गुमनाम सशस्त्र समूह जिम्मेदार रहे। वामपंथी विद्रोही समूहों में फार्क, ELN और M19 जैसे कई गुट शामिल थे। फार्क यानी FARC यानी रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया पीपल्स आर्मी कोलंबिया का सबसे बड़ा और ताकतवर विद्रोही समूह है। ये समूह शीत युद्ध के बाद एक श्रमिक दस्ते के रूप में अस्तित्व में आया। ELN यानी नेशनल लिबरेशन आर्मी एक मार्क्सवादी लेनिनवादी गुरिल्ला समूह है जो 1964 के बाद से आज तक कोलंबिया में सक्रिय है। M19 1970 और 1980 के दशक में एक गोरिल्ला समूह के रूप में सक्रिय था। गुस्तावो पेट्रो इसी समूह से जुड़े थे। इस समूह ने बाद में राजनीतिक क्रियाकलापों में रुचि दिखानी शुरू कर दी, जिसका उदाहरण हम पेट्रो के राष्ट्रपति बनने के क्रम में देख सकते हैं। अब देखते हैं कि पेट्रो की जीत के कोलंबिया के लिए क्या मायने हैं। इस जीत से कोलंबिया की राजनीति, अर्थनीति और विदेश नीति में बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है। सबसे ज्यादा तब्दीली सामाजिक व्यवस्था को लेकर होगी, जैसा कि पेट्रो ने अपने चुनावी वायदों में जिक्र भी किया था। पेट्रो ने अपने वायदे में सबसे ज्यादा जोर कोलंबिया की सेना और पुलिस तंत्र की कार्यशैली में बदलाव लाने की तरफ दिया है। गौरतलब है कि कोलंबियाई अवाम पुलिस के मनमाने रवैये से परेशान रही है। पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ों ने कई मासूमों की जानें ली हैं। इन मामलों में यदि कभी कोई पुलिसकर्मी पकड़ा भी जाता था तो वो आसानी से छूट जाता था। वजह थी इन मामलों की कार्रवाई का सैन्य अदालतों में होना। पेट्रो ने इसे अब बदलकर रेगुलर अदालतों में करने की बात कही है ताकि आरोपियों को उचित सजा दिलाई जा सके। उन्होंने पुलिस के दंगा स्क्वाड को भी खत्म करने की बात कही है। पेट्रो का मानना है कि सेना का काम सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, जबकि पुलिस का काम लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करना। इसी क्रम में उन्होंने अपनी बातों में पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा को खत्म कर आर्म्ड फोर्सेस में और अधिक विशेषज्ञता लाने पर भी जोर दिया है। पेट्रो का चुनावी एजेंडा यहीं तक सीमित नहीं था, इसमें और भी कई वायदे शामिल थे। गौरतलब है कि अब तक की सरकारें यहाँ के विद्रोही समूहों के साथ शांति व्यवस्था स्थापित करने में कामयाब नहीं हो पाई है। 2016 में फार्क गुरिल्ला गुट के साथ तब की सरकार ने एक शांति समझौता किया जो सफल नहीं हो पाया। पेट्रो ने इस समझौते को आगे बढ़ाने में अपनी रुचि दिखाई है। इसका असर हुआ कि कोलंबिया में अब तक सक्रिय एकमात्र गुरिल्ला गुट नेशनल लिबरेशन आर्मी ELN ने भी पेट्रो से शांति वार्ताओं को लेकर अपना खुला रवैया जाहिर किया है और देश में सामाजिक सुधारों की मांग की है। पेट्रो का अगला कदम कोलंबिया में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानता की खाई को पाटने की तरफ होगा। इसकी शुरुआत फ्रांसिया मार्केज के रूप में हो भी गई है। फ्रांसिया कोलंबिया की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति होंगी। वो कोलंबिया की उस आबादी के लिए आवाज बनकर उभरी हैं जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और गरीब जनता भी। गौरतलब है कि यहाँ लगभग 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। कोलंबियाई सत्ता पर अब तक कुलीन वर्ग के लोगों का ही कब्जा रहा है, लेकिन पेट्रो की जीत ने इस तरफ बहती धारा को मोड़ दिया है। इस दिशा में पेट्रो ने मुफ्त शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ लगभग $13.5 बिलियन के साथ वित्तीय सुधारों की भी बात कही है। हालांकि पेट्रो ने कोलंबिया में एक सकारात्मक बदलावों की बयार लाने की दिशा में अपनी कोशिशों को अंजाम देना शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आंतरिक और बाहरी तौर पर कई चुनौतियां उनके सामने आएंगी। दुनिया के कई देशों की नजर इस बात पर होगी कि उनके साथ कोलंबिया के कूटनीतिक संबंध अब कौन सी दिशा में जाएंगे, खासकर अमेरिका के साथ। तो आइए कोलंबिया के द्विपक्षीय रिश्तों में हो सकने वाले बदलावों को समझने की कोशिश करते हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि कोलंबिया की नई सरकार अपने द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। सबसे बड़ा बदलाव वेनेजुएला के साथ आने की संभावना है। गौरतलब है कि दोनों देश लगभग 2200 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करते हैं। वेनेजुएला ने कोलंबिया के साथ फरवरी 2019 में अपने द्विपक्षीय रिश्ते तब खत्म कर दिए थे जब इवान ड्यूक के नेतृत्व वाली तत्कालीन कोलंबियाई सरकार ने उन प्रयासों का समर्थन किया था जो मानवीय सहायता देने की आड़ में वेनेजुएला की सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। पेट्रो के नेतृत्व में नई सरकार के आने से दोनों देशों के बीच रिश्तों के फिर से
शुरू होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। बात करें अमेरिका के साथ रिश्तों की, तो कोलंबिया इसका सबसे विश्वसनीय सहयोगी रहा है और लैटिन अमेरिका में अमेरिकी सहायता का सबसे बड़ा लाभार्थी भी। लैटिन अमेरिका में कोलंबिया को अमेरिका का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते तब बदल सकते हैं जब कोलंबिया ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाता है। हालांकि अमेरिका ने कोलंबिया से अवैध ड्रग व्यापार को खत्म करने की दिशा में कथित तौर पर कई अभियान चलाए। यहाँ अमेरिका ने उसी हाथी की तरह भूमिका निभाई जिसके खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। अपनी नीति के जरिए अमेरिका ने कोलंबिया में कोकीन के उत्पादन और निर्यात को रोकने के लिए काफी निवेश किया। बावजूद इसके कोलंबिया से अमेरिका के लिए बहुतायत मात्रा में ड्रग्स का अवैध व्यापार होता रहा। अमेरिका की इस नीति से कोका फसल की बर्बादी हुई। इससे कोलंबियाई किसानों और उत्पादकों को खासा नुकसान पहुंचा। पेट्रो इस समस्या का विकल्प खोजना चाहते हैं ताकि कोलंबिया की विकास परियोजनाओं और किसानों की आर्थिक स्थिति को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके लिए उन्होंने 2006 के बायलैटरल ट्रेड डील पर फिर से विचार करने की इच्छा जताई है। पेट्रो ने अमेजन के वर्षावनों को बचाने के लिए भी अमेरिकी सहायता की इच्छा जताई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोलंबिया अमेरिका से अपनी नजदीकी बरकरार रख पाएगा या फिर इस नजदीकी में विभिन्न विचारधाराओं का असर दिखेगा। संभावना ये भी जताई जा रही है कि कोलंबिया की नई साम्यवादी सरकार रूस की तरफ अपना झुकाव दिखा सकती है। ऐसे में देखना होगा कि ये रिश्ते आने वाले समय में कौन सा मोड़ लेते हैं। अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल को। कोलंबिया में नए सत्ता परिवर्तन के क्या मायने हैं? कोलंबिया के द्विपक्षीय रिश्ते भावी समय में किस तरह बदल सकते हैं? टिप्पणी कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।